राम दयालु सिंह कॉलेज में 1966 में एक छात्र और एक शिक्षक दोनों पुलिस की गोली से शिकार हुए। एक बैग जो 1977 का जो पीरियड है वो केंद्र में भी और राज्यों में भी एक बैग कांग्रेस का उत्तर भारत से तो कम से कम बिल्कुल सफाया होते हुए नजर आता है। तो उसमें केंद्र में भी 3/4 बहुमत से राजीव गांधी बने थे प्रधानमंत्री और बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा मतों से 196 सीट कांग्रेस को वहाँ मिला था। इसका जो वोट बैंक था, जिस वोट के सहारे कांग्रेस शुरू से सत्ता में आई और रही, वो वोट बैंक ही इसका खिसक के दूसरे जगहों पर चला गया है। माले का अब कहना है, क्योंकि माले का स्ट्राइक रेट यहाँ ज़्यादा अच्छा हो गया है, जो सीपीआई माले है, तो माले का कहना है कि कांग्रेस को किस आधार पर आप ज़्यादा वोट दीजिएगा, वोट बैंक मेरे साथ है तो कांग्रेस को उतना नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। दर्शकों, अगर भारत के इतिहास, राजशाही, राजतंत्र, राजनीति, इन सब चीज़ों के बारे में अगर बात करने लगें तो वो इतिहास इतना गूढ़, इतना पुराना है कि उसके लिए पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। और इसी हमारे और आपकी सहूलियत के लिए ही शायद जो है राजनीतिज्ञों ने आज़ादी के बाद और आज़ादी के समय, मतलब अंग्रेज़ों के जो गुलामी का समय हम झेल रहे थे, उस समय के इतिहास को आधुनिक जो राजनीति है उसका इतिहास माना। और इसमें भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं, वो है। किस तरह से आखिर ये बनी, आखिर इसका नाम कांग्रेस क्यों दिया गया अगर ये भारत की पार्टी थी, तो इन तमाम जानकारियों को अभी हमारे साथ साझा करेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर भारत की पार्टी का नाम कांग्रेस क्यों पड़ा? देखिए, ऐसा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि ऐसा कोई मंच अवश्य होना चाहिए जो उसके पक्षकार हों लेकिन भारतीय हों, ताकि भारतीय वहाँ पर अपनी बात को रख सकें उस मंच पर और अंग्रेजों को भी उसके द्वारा कुछ फीडबैक मिल सके और जनता के पक्ष में, जनता के हित में कुछ काम हो सके। और इसलिए एक अंग्रेज नौकरशाह जो ब्रिटिश सिविल सर्विस के थे, A.O. ह्यूम जब सेवा से रिटायर कर गए तो भारतवर्ष में उन्होंने घूमना शुरू किया और भारतवर्ष के जो उस समय के चर्चित नेता थे उन लोगों को इकट्ठा किया और उनको कन्विंस किया कि हम लोगों को अंग्रेज सरकार से रियायती लेने के लिए या फिर जो समस्या है भारतीय जनता की, उन समस्याओं को रखने के लिए एक फोरम होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए। इस पर लोग कन्विंस हुए और उसमें दादा भाई नौरोजी वगैरह सरीखे उस समय के जो स्टालवार्ट थे वो थे। और 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया और इस तरह से कांग्रेस स्थापित हो गया। इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट 1917 में बनी जो एनी बेसेंट थी। लेकिन दरअसल कांग्रेस 1885 से लेके 1920 तक, ठीक है, कांग्रेस बन गई थी, उसमें बड़े बड़े नेता जो उस समय के, जो एक तरह से कहा जाता है जिनको हिंदूवादी, और उसमें भी जो लोग इलीट क्लास के लोग थे, जैसे बंगाल के भद्र लोग थे, उसी तरह से दक्षिण के ब्राह्मण्स थे, मुंबई के पावन ब्राह्मण थे, इन लोगों का वर्चस्व रहा। लेकिन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के आने के बाद और महात्मा गांधी ने जिन लोगों से यहाँ निकट का संबंध बनाया था, उन लोगों के कहने पर वो भारतवर्ष का दौरा करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसी समय आपको याद है कि चंपारण में भी चंपारण सत्याग्रह, उसी बीच में जो 15 और 20 के बीच में चंपारण सत्याग्रह की भी बात आती है और महात्मा गांधी का वो प्रयोग सफल होता है, शांतिपूर्ण सत्याग्रह का प्रयोग था। इस तरह से 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उस असहयोग आंदोलन काफ़ी जोर पकड़ लेता है पूरे देश में। लोग जो विदेशी कपड़े हैं उसकी होली जलाना शुरू कर देते हैं, स्वदेशी का प्रचार होना शुरू हो जाता है
लोग बिल्कुल देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत होने लगती है और ऐसा लगता है कि आज़ादी का आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी बीच में 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में घटना घटती है जिसमें वहाँ के थाने को जला दिया जाता है और वहाँ जो पुलिस वाले लोग थे वो लोग मारे जाते हैं। बस महात्मा गांधी इमीडिएटली उसके बाद उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। हालांकि उसकी बहुत क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म की परवाह न करते हुए, चूँकि महात्मा गांधी का विश्वास अहिंसा में था, वो समझते थे कि अहिंसा के बदौलत ही हम देश को आज़ाद कर सकते हैं, इसलिए वो फिर आगे आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में डांडी मार्च होता है, जिसमें नमक बनाने के लिए, चूँकि नमक का जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था वो आम लोगों के लिए सूटेबल नहीं था, जबकि भारतीय जो थे वो गरीब भारतीय नमक रोटी और नमक उनका प्रसिद्ध खान पान था। तो इसीलिए पूरे देश में नमक बनाने की बात हुई और उसमें गांधी ने दांडी, गुजरात के दांडी तक का उन्होंने मार्च किया और इस तरह से फिर हम लोगों ने देखा आगे चल के क्विट इंडिया मूवमेंट चला। अगस्त महीना है, इसको क्रांति का महीना कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1942 को ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके बाद की कहानी सबको मालूम है कि हम लोग धीरे धीरे आज़ादी की ओर बढ़े और भारतवर्ष एक आज़ाद देश बना। नेचुरली जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और लग रहा था कि अब आज़ादी मिल जाएगी, उसी समय गांधी ने कहा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि गांधी को ये लगा था कि कांग्रेस का काम अब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस इसलिए निर्माण कांग्रेस का हुआ था कि उसको देश को आज़ादी लेनी थी। अब देश को आज़ादी मिल गई है, इसलिए कांग्रेस के नाम का गलत उपयोग कोई नहीं करे, इसलिए कांग्रेस को समाप्त करके कोई दूसरे और भी दलों का निर्माण किया जा सकता था। ऐसा गांधी का विचार था, लेकिन गांधी का विचार नहीं चला और इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ी। और नेचुरली हम देखेंगे कि लगातार 1960 तरह से 1971 तक हम कहें कि लगातार कांग्रेस का वर्चस्व हिंदुस्तान पर बना रहा है। वो चाहे 51-52 का चुनाव हो, चाहे फिर 57 का चुनाव हो, 1962 का चुनाव हो, 1967 का चुनाव हो या 1971 का चुनाव हो, इन सभी चुनावों में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ी। लेकिन 1977 आते आते, क्योंकि 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई और 1977 में पहली बार जो आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ उसमें स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और उनके पुत्र संजय गांधी, और वहाँ पर जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में। इस तरह से पहली दफ़े केंद्र में यानी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मात खाना पड़ा और जो 1885 की जो लिगेसी थी वो लिगेसी अब राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त होती हुई, कम होती हुई नजर आई। अब हम लोग बिहार की चर्चा पर आए, क्योंकि अगर हम लोग उस सारी चर्चाओं को एक साथ करेंगे तो काफ़ी लंबा ये हो जाएगा, तो हम लोग बिहार पर आए। तो बिहार में आप देखेंगे कि 1967 के पहले यानी 1967 के पूर्व कांग्रेस का बोलबाला रहा है। और अगर आपको देखेंगे कि 1951 में कांग्रेस 322 सीट पर चुनाव लड़के 239 सीट जीतती है। उसी तरह से 57 में भी 312 सीट पर चुनाव लड़के 210 सीट जीतती है। लेकिन 1967 आते आते राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर पड़ने लगती है और बिहार में भी 1967 में कांग्रेस को बहुमत नहीं आता है और कांग्रेस सिर्फ 128 सीट पर सिमट जाती है। और इस तरह से एक मिलीजुली सरकार, जिसको संविध सरकार कहा गया, महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में संविध सरकार का निर्माण होता है। तो इस तरह से बिहार के अंदर पहली दफ़े एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आज़ादी के बाद 1967 में बनती है।
कि नन कांग्रेस गवर्नमेंट तो आप कह रहे हैं, लेकिन कई बार हम विपक्ष के जो बहुत सारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो जब मीडिया के सामने आते हैं तो इस बात को मुद्दा बनाते हैं कि कांग्रेस अंग्रेज़ों की बी टीम है। अंग्रेज़ अपनी सुविधा के लिए वो पार्टी बना के गए थे और अपना एजेंडा उनके थ्रू चलवा रहे थे। वो यहाँ नहीं रह करके भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भारत पर अपना एकाधिकार बनाए रखे थे। इस बात को आप कितना सच मानते हैं? नहीं, ये बात तो कुछ हद तक सही है, क्योंकि अंग्रेज़ों की बराबर समझदारी बनी रही कि अगर हम भारतीयों को स्पेस नहीं देंगे, अगर वो अपने जो मुद्दे हैं उसको कहीं पर किसी फोरम पर, किसी मंच पर रखेंगे नहीं, तो हो सकता है कि हमको शासन चलाने में कठिनाई हो। इसलिए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टी बन जाए जो उनके खिलाफ ही अभियान चला दे। इसीलिए अंग्रेज, हाँ, कहा जाता है कि अंग्रेज़ ने बड़े चालाकी से कांग्रेस पार्टी का निर्माण कराया था 1885 में, और उसमें ज़्यादा अपने लॉयल लोगों को, जो लोग सिर्फ कुछ कॉन्सेशंस चाहते थे, कुछ अपनी बात वहाँ मनवाना चाहते थे, उनको अंग्रेज के शासन से कोई विरोध नहीं था, ऐसे लोगों को उस फोरम में जगह देने की बात अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी, और कुछ हद तक वो बात सही भी थी। लेकिन जैसा कि होता है कि ये सब चल नहीं पाता है ज़्यादा, और धीरे धीरे उस समय के जो नेता लोग थे वो वहाँ से उनका पटाक्षेप होता है, पलायन उनका, वहाँ से वो हटते हैं और उनके जगह पर नए लोग आते जाते हैं। और जो नए लोग आते हैं उनको देश की आज़ादी के लिए, जिसमें कि महात्मा गांधी खुद दक्षिण अफ्रीका में उस सारे प्रयोग, अहिंसा का प्रयोग, सत्याग्रह का प्रयोग, वो सारे प्रयोग करके गांधी यहाँ लौटे हुए थे 1915 में। तो नेचुरली अब कांग्रेस धीरे धीरे उनके प्रभाव में आना शुरू करती है और तब राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि गांधी भी जो जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो उनका भी उद्देश्य अंग्रेज़ों से आज़ादी ले लेना हो, ऐसा उस समय नहीं कहा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती चली गई कि वो आज़ादी की ओर देश उन्मुख होता चला गया और लोग जो है सो आज़ादी की ओर बढ़ते चले गए, और उसी का नतीजा निकला कि 1947 में ये देश आज़ाद हो गया। तो ये मतलब ये हमारा देश आज़ाद हो गया, और उसके बाद जो आपने अभी कांग्रेस पार्टी की बात बताई, उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार की जब हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की समीक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि आज़ादी के कुछ सालों तक जब चुनाव हुए तो कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन ये कांग्रेस का दबदबा धीरे धीरे राज्यों के साथ साथ अभी हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया है चुनावों को, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाले गठबंधन पार्टी ने। कांग्रेस की इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? क्योंकि एक समय में वो शीर्ष की पार्टी थी और अब वो एक दुर्दशा तक पहुंच गई, ये कैसे हो? नहीं, ऐसा है कि हम लोग अभी, अगर हम लोग बिहार की बात अगर करें तो बिहार में जो प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए, और उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स कोई बिहार सरकार की रिपोर्ट्स नहीं थी, वो जो रिपोर्ट्स में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें उसको माना कि साहब प्रशासनिक दृष्टि से ये राज्य सर्वोच्च है। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का 1961 में डेथ हो गया, तो उसके बाद जो है सो कुछ दिन के लिए दीप नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो कुछ दिन के लिए बने, फिर उसके बाद विनोदानंद झा आ गए, फिर विनोदानंद झा के बाद कृष्ण वल्लभ सहाय आ गए। तो उन दिनों भ्रष्टाचार वगैरह की चर्चा होने से ही लोग काफ़ी एक अजब तरीके का अनुभव करने लगते थे कि तो कृष्ण वल्लभ सहाय बहुत ही ब्रिलियंट लोग थे वो, लेकिन कृष्ण वल्लभ सहाय के समय में स्टूडेंट एजिटेशन प्रारंभ हो गया। और आपने देखा होगा कि इसी रामदयालु सिंह कॉलेज में, जहाँ से मैं आता हूँ, उस रामदयालु सिंह कॉलेज में 1966 में एक छात्र और एक शिक्षक दोनों पुलिस की गोली से शिकार हुए। समस्तीपुर में भी गोलीकांड और कई जगहों पर स्टूडेंट अनरेस्ट हुए, और उस समय स्टूडेंट के महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में पुलिस बिना प्रिंसिपल के परमिशन के नहीं जाती थी, उसको बहुत खराब माना जाता था। अब ऐसा नहीं है कि जब भी मन करे वो घुस जाए। तो वो जो गोली कांड हुआ और कैंपस के अंदर जो गोली कांड हुआ, खास करके मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज में, जिसमें निगमानंद कुमार एक शिक्षक थे हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, और महेश शाही छात्र थे इंटर के, वो दोनों शहीद हुए। तो उसका भी एक व्यापक प्रभाव, और एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन गया, कृष्ण वल्लभ सहाय के खिलाफ भी माहौल बना जो मुख्यमंत्री थे, और उसका नतीजा निकला कि 1967 में कांग्रेस की सीट काफ़ी कम हो गई और उसको बहुमत नहीं मिल पाया। और जब बहुमत नहीं मिला तो
संवित सरकार बनी जैसा कि मैंने बताया, और महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर उनके साथ डिप्टी सीएम बने और शिक्षा। तो इस तरह से एक कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट अनरेस्ट था, जो छात्रों के बीच असंतोष था और जो भ्रष्टाचार का मसला था, ये सब मिलजुल के बिहार की बात हम अभी मैं करना चाहूँगा क्योंकि बिहार ही अभी हम लोगों के केंद्र में है। तो बिहार में कांग्रेस 1967 में, लेकिन ये संविध सरकार ये प्रयोग था, ये जो प्रयोग सफल नहीं हुआ और मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई और 1969 में भी लेकिन कांग्रेस बहुमत नहीं कायम कर सकी और 69 में भी 318 सीट पर वो चुनाव लड़ी, लेकिन 118 पर ही उसकी जीत हासिल। इस तरह से फिर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, सरकार दूसरे लोगों ने बनाया। लेकिन 1972 में, आप मालूम है कि 71 में बांग्लादेश के में जो घटनाएं घटी, उसके बाद इंदिरा गांधी को काफ़ी प्रबल बहुमत मिला लोकसभा में और उसका प्रभाव 1972 में चुनाव हुए बिहार के अंदर, तो फिर से एक बार कांग्रेस बहुमत में आ गई और उसको 1972 में 259 आउट ऑफ 259 167 सीट उसको मिले। फिर 1977 इमरजेंसी के बाद का पीरियड है और हम लोग देख रहे हैं कि 1977 में फिर कांग्रेस का सफाया हो जाता है और 1977 में यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन जाती है और उसमें 286 में सिर्फ 57 सीट ही कांग्रेस जीत पाती है। तो इस तरह से एक बैग जो 1977 का जो पीरियड है वो केंद्र में भी और राज्यों में भी एक बैग कांग्रेस का उत्तर भारत से तो कम से कम बिल्कुल सफाया होते हुए नज़र आता है। अभी बिहार में भी अगर हम देखें तो बिहार में भी बहुत कोई खास वापसी नहीं कर पाई है कांग्रेस। मतलब वो गठबंधन के साथ भले ही वो सरकार बनाती रही हो, लेकिन कांग्रेस अपनी आइडेंटिटी के साथ तो अभी बिहार में के पॉलिटिक्स में वापस नहीं आ पाई है जैसा पहले के शुरुआत के दौर में थी। देखिए ये इस पर हम लोग चर्चा निश्चित रूप से करेंगे, चूँकि बिहार में जैसे कांग्रेस जो पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी का प्रारंभ से ही अगर हम देखें तो उसका जो अपर कास्ट और दलित और माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम थे। चूँकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों का एक बिल्कुल सेकुलर रुख था। वो चाहते थे कि जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वो फ्रीली यहाँ पर रहें, उनको सुरक्षा मिले, के लिए सारी व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से एक जो मुसलमान यहाँ पर थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर रहे आज़ादी के बाद, तो उन लोगों का एक झुकाव कांग्रेस की तरफ था और दूसरी कोई पार्टी भी नहीं थी। पार्टियाँ बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वगैरह सब आ रही थी, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी आ गई थी, लेकिन उस तरह का कोई प्रभाव उनका उन लोगों पर नहीं था। तो एक तरह से जो कॉम्बिनेशन था कांग्रेस का, वो दलित का था, अग्रणी जातियां जो उस समय प्रभुत्व में थी उनका था और उसके बाद मुस्लिम का था और कुछ जो पिछड़े समाज के कुछ जो लोग थे, एकदम जो ओबीसी थे वो नहीं, ओबीसी का बराबर झुकाव यहाँ सोशलिस्ट पार्टियों की तरफ रहा है। लेकिन जो अति पिछड़ा समाज जिसको आज हम कहते हैं, उसके कुछ लोग जो थे वो कांग्रेस के साथ रहा करते थे छिटपुट। तो इस तरह से करके कांग्रेस सत्ता में बनी रहती थी। तो वो धीरे धीरे वो कांग्रेस का वर्चस्व कम होने लगा बिहार में। हालांकि 72 में भी कांग्रेस की सरकार बनी और वो सरकार चली भी और फिर उसके बाद 77 का, जैसा मैंने बताया कि 77 में फिर जो है सो सरकार कांग्रेस का सफाया हो गया। लेकिन 80 में फिर केंद्र में भी लौटी कांग्रेस और 80 में यहाँ पर भी कांग्रेस लौटी, ये बिहार में भी लौटी और इस तरह से 1980 में उसको 311 सीट जो लड़ी उसमें 169 सीट पर उसको जीत मिली। तो इस तरह से फिर हम 1985 में भी हम देखेंगे तो 1985 का काल कौन है सो आपको मालूम है। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और एक पूरे देश में सहानुभूति की लहर कांग्रेस के प्रति थी। तो उसमें केंद्र में भी 3/4 बहुमत से राजीव गांधी बने थे प्रधानमंत्री और बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा मतों से 196 सीट कांग्रेस को वहाँ मिला था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 1980 से 1990 का जो 10 वर्ष का काल है कांग्रेस के लिए बिहार में, वो स्वर्णिम काल है।
वो स्वर्णिम काल है, क्योंकि इसमें बहुत इत्मीनान के साथ उसने सत्ता में रही है। और लेकिन फिर 1990 आते हैं, जो 89 में, जैसा कि मैंने बताया कि 89 में यहाँ मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह थे और उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में भागलपुर दंगा हुआ था। और भागलपुर दंगे से मुसलमान को ऐसा लगा कि कांग्रेस हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, कांग्रेस हमको हमारी रक्षा नहीं कर पाई। इस तरह से कांग्रेस के विरोध में एक माहौल बना और उसका नतीजा निकला कि 1990 में वही कांग्रेस संयुक्त बिहार में 323 सीट पर चुनाव लड़के केवल 71 सीट ही जीत पाई। और इस तरह से 1990 में मालूम है कि जनता दल था और उसके नेता चुने गए लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव यहाँ मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1990 में अंतिम मुख्यमंत्री कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिंह को भी हटा के और कुछ महीनों के लिए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो इसके पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको मुख्यमंत्री दिया गया। लेकिन वो भी चूँकि वो मुसलमान के काफ़ी पक्षधर थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, तो हाई कमांड को ये उम्मीद था कि ये मुस्लिम को जो नाराज़ हो गए हुए हैं उनको फिर से वो फोल्ड में ला पाएंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। और 1990 के बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के अंतिम, उसके बाद आज तक 2025 तक, आज के दिन जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे गिरता हुआ। और अगर हम लोग की चर्चा हम लोग करना चाहें जल्दी में, तो हम लोग देखेंगे कि 2000 में कांग्रेस 324 सीटों पर चुनाव लड़ी संयुक्त बिहार में और उसको केवल 23 सीट मिला और 11.06% ही उसका वोट परसेंटेज रह गया। 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुए उसमें 84 सीट पर वो लड़ी और केवल 23 सीट वो जीत पाई और 11.06% उसका वोट परसेंटेज रहा। 2005 के अक्टूबर में वो 51 सीट पर लड़ी और केवल 9 सीट जीत पाई और उसका वोट परसेंटेज 6.09% हो गया। 2010 में वो 243 सीटों पर लड़ी और केवल 4 सीट और उसका वोट परसेंटेज 8.37 हो गया। 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव बिहार में लड़ रहे थे, उस समय कांग्रेस भी उनके साथ थी, तो उसको फ़ायदा मिला और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ी और उसको 27 सीट मिला और वोट परसेंटेज उसका 6.66% रहा। 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें 70 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, लेकिन सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई और वोट परसेंटेज इसका 9.48% रहा। तो आप देख रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा कांग्रेस 1990 के बाद सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो 50 से ऊपर नहीं जा पाई है, यानी 29, 23, 10, 9, 4, 27, 19। तो इस तरह से धीरे धीरे बिहार में ग्राफ गिरता चला गया है। आज की स्थिति में जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो यूपीए है या जिसको महागठबंधन हम कहते हैं, कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन में राजद अभी प्रमुख विपक्षी दल है, वही लीड कर रहा है और उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है और कांग्रेस भी उसके साथ है। लोकसभा की बात अगर हम लोग करें तो लोकसभा में अगर हम लोग बहुत पीछे नहीं जाएं, अगर हम लोग 1991 से ही हम लोग बिहार में स्थिति उसकी देखें तो 1991 में 51 सीट में सिर्फ 1 सीट पर उसको वो चुनाव जीतती है। 1996 में 54 सीट पर लड़ती है चुनाव और केवल 2 सीट वो जीतती है। 1998 में 21 सीट पर चुनाव लड़ती है और 5 सीट जीतती है। 1999 में वो 16 सीट पर चुनाव लड़ती है, 4 सीट पर चुनाव जीतती है। 2004 में वो 4 सीट पर चुनाव लड़ती है, 3 पर जीतती है। 2009 में वो 37 सीट पर चुनाव लड़ती है, 2 सीट पर जीतती है। 2014 में वो 12 सीट पर चुनाव लड़ती है, 2 सीट पर जीतती है। 2019 में वो 9 सीट पर चुनाव लड़ती है, 1 सीट पर जीतती है और 2024 में वो 9 सीट पर चुनाव लड़ती है और 3 सीट पर जीतती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अगर लोकसभा में जो उसकी स्थिति अगर है तो बहुत भयावह स्थिति है कि बिहार के अंदर बिल्कुल उसका सफाया हो गया हुआ है और वो सिर्फ 1998 में वो 5 सीट जीती है, अन्यथा 1, 2, 1, 2, 3 यही सीट और 4 यही सीट वो जीतती आई है। तो लोकसभा में तो बिल्कुल इसको बिहार की जनता ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है और उसका कारण, रिजेक्ट करने का कारण यह है कि इसका जो वोट बैंक था, जिस वोट के सहारे कांग्रेस शुरू से सत्ता में आई और रही,
वो वोट बैंक ही इसका खिसक के दूसरे जगहों पर चला गया है। जैसे बिहार का अगड़ा समाज अभी एनडीए के साथ चला गया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जेडीयू के साथ है, और इस तरह के जो दूसरे दल हैं लोजपा वगैरह, उसके साथ वो चला गया हुआ है। उसी तरह से जो मुस्लिम है वो ये समझ चुका है कि बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, और इसलिए वो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल को समझता है कि राष्ट्रीय जनता दल ही भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती है, इसलिए वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चला गया हुआ है। और जो दलित है वो कई दलित पार्टियां अब आ गई हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी दलितों में प्रवेश कर चुकी है, और महादलित बनाकर जेडीयू भी दलितों के अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो दलितों के वोट्स भी एनडीए को जा रहे हैं, तो कांग्रेस का दलितों का वोट भी अब बिहार में नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस का कोई बिहार में भविष्य अभी दिखाई नहीं पड़ता है। इसको गठबंधन में ही रहना होगा, और वो भले ठीक है, वो बार्गेन करने के लिए ठीक है, बहुत अभी प्रयास चल रहा है। जैसा आपने देखा है कि कांग्रेस ने जो है सो अपने अध्यक्ष को बदल दिया। जो सवर्ण अध्यक्ष थे, जो भूमिहार समाज से आते थे, अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हटा दिया गया, और उनके जगह पर राजेश राम को लाया गया है, जो दलित समाज से आते हैं। तो इस तरह से अल्लावरू भी आ गए हुए हैं, जो कि लगातार ये कर रहे हैं। राहुल गांधी का लगातार दौरा चल रहा है, और भी दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। लेकिन उस दौरे का उस दौरा करने का सिर्फ इतना ही भर महत्व है कि ये बार्गेन करके राष्ट्रीय जनता दल से ज़्यादा सीट लेने चाहते हैं। चूँकि माले का अब कहना है, चूँकि माले का स्ट्राइक रेट यहाँ ज़्यादा अच्छा हो गया है, जो सीपीआई माले है, तो माले का कहना है कि कांग्रेस को किस आधार पर आप ज़्यादा वोट दीजिएगा, वोट बैंक मेरे साथ है, तो कांग्रेस को उतना नहीं मिलना चाहिए। तो कांग्रेस गठबंधन के सिवा अभी तत्काल, आगे चल के बात बदल सकती है, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किए बिना कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, ऐसा मुझे। तो ये थी कांग्रेस की बातें, और ये तमाम बातें जब मैं सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही पुराना कथन सामने आया कि एक कोटेशन लिखा था कि साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड पॉलिटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो कांग्रेस की कहानी कुछ इसी तरह से है, और ये अलग अलग समय पे अपने हिसाब से बदलते आई अपना प्रारूप और अपना पहचान, और इसके साथ आज भी वो अपने अस्तित्व में है। भले वो अस्तित्व कमज़ोर हो रहा हो, लेकिन वो अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। और जिस तरह की राजनीति को हम जानते हैं कि ये हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल फील्ड रहा है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये थी अभी तक की तमाम जानकारी कांग्रेस पार्टी को लेकर के। इसी तरह से अन्य पार्टियों की जानकारी एक एक करके हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद जी, और अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।